हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे साउंड के बारे में, यानी कि ध्वनि। दोस्तों, साउंड की बात की जाए तो यह एक एनर्जी होती है, एनर्जी जिसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसे हम एक मैकेनिकल वेव कह सकते हैं, यानी कि यांत्रिक तरंग। दोस्तों, ये यांत्रिक तरंग के साथ एक लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग भी होती है, ट्यूडिनल वेव या फिर अनुदैर्ध्य तरंग। यानी कि इसमें जो कण के कंपन की दिशा और तरंग की गति होती है, सेम डायरेक्शन में होती है। इसके बाद बात की जाए तो यह जो साउंड होता है, ये ऑल मीडियम्स में ट्रेवल कर सकता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड ये गैस में ट्रेवल कर सकता है, जबकि ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है, कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। इसी कारण की वजह से हमें मून पे आवाज सुनाई नहीं देती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ साउंड के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये तीन टाइप के हो सकते हैं: इंफ्रासोनिक, अवश्रव्य तरंग, और सेकंड वन हो गया ऑडिबल, जिसे हम श्रव्य तरंग, और लास्ट वन हो गया अल्ट्रासोनिक, पराश्रव्य तरंग। तो जो अब बात करेंगे इंफ्रासोनिक यानी कि अवश्रव्य तरंग के बारे में। जो इंफ्रासोनिक अवश्रव्य तरंग होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी कि ये एक सेकंड में 20 से कम कंपन। हम बात करेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स के बारे में, यानी कि अवश्रव्य तरंग। तो जो अवश्रव्य तरंग होती है, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें अवश्रव्य तरंग कहते हैं। इस प्रकार की वेव्स की बात करें, जो इंफ्रासोनिक वेव्स होती है, इन्हें एलिफेंट सुन सकता है, एलिफेंट हो गया, राइनोस हो गए, और हिप्पो हो गया, और व्हेल हो गई। इसके बाद बात करेंगे हम ऑडिबल यानी कि श्रव्य। तो इनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, और इन्हें इंसान सुन सकता है, यानी कि ह्यूमन सुन सकता है। जबकि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगें होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, और इन्हें जैसे डॉग्स हो गया, कैट्स, बैट्स, ये सुन सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, यानी कि पराश्रव्य तरंगें होती हैं, उनके यूजेस क्या क्या हैं। तो पहला यूज है जो हम संकेत भेजने में इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, समुद्र की गहराई नापने में। तीसरा, जो कीमती कपड़े होते हैं या वायुयान और घड़ी के पुर्जे, उनको साफ करने के लिए किया जाता है। चौथा हो गया, जो कारखाने होते हैं, उनकी चिमनियों में जो कालिख लगी होती है, उसको हटाने में। उसके बाद बात करें तो जो दूध के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट करने में भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो गठिया रोग के उपचार में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और लास्ट वन, जो ब्रेन ट्यूमर होता है, उसका पता लगाने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड के बारे में, यानी कि ध्वनि की चाल। जो ध्वनि की चाल होती है वो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। इसके लिए न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था। न्यूटन के अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो स्क्वायर रूट ई अपॉन डी के बराबर होता है, जहां ई इलास्टिक कांस्टेंट एंड, जबकि ये डेंसिटी होता है, डी डेंसिटी होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इलास्टिसिटी, जिसकी इलास्टिसिटी हाई होगी, तो उसकी वेलोसिटी भी वहां पे हाई होगी।
जबकि जहाँ पे डेंसिटी हाई होगी वहाँ पे वेलोसिटी लो होगी। तो जो ये अब इलास्टिसिटी की बात करते हैं, तो इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं इसको, ये एक बॉडी है, अगर इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स की वजह से इसके साइज में चेंज आ जाएगा, लेकिन जब ये फोर्स हम हटाएंगे तो ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी होती है जो सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में और फिर गैस में। इसके लिए न्यूटन ने जो सॉलिड के लिए फॉर्मूला दिया था कि जो साउंड स्पीड होती है वो y अपॉन डी के बराबर होती है, मतलब स्क्वायर रूट y अपॉन डी, जहां पे y यंग मॉड्यूलस। जबकि लिक्विड के लिए इन्होंने यहाँ पे y की जगह b रखा था, इसे बल्क मॉड्यूलस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो स्पीड ऑफ साउंड के लिए, जो गैस के लिए जो उसने न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था, तो वहां पे उसने जो कहा था कि P अपॉन डी के बराबर होगा। जो ये P होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो बल्क मॉड्यूलस होता है उसके बराबर होता है। दोस्तों जो स्पीड ऑफ साउंड है उसके लिए लाप्लास नाम के व्यक्ति ने एक फॉर्मूला दिया था। उनके अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो गामा P अपॉन डी के बराबर होती है, स्क्वायर रूट गामा P अपॉन डी के बराबर होती है। ये यहाँ पे प्रेशर हो गया, ये डेंसिटी हो गया, और ये कांस्टेंट होता है जो Cp अपॉन Cv, ये जो हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैस की विशिष्ट ऊष्मा, जबकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। जो न्यूटन का फॉर्मूला था उसना कारगर सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए लाप्लास ने उसको मॉडिफाई किया और ये फॉर्मूला दिया, जिससे जो सभी जगह वैलिड हुआ। दोस्तों अब हम बात करेंगे ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो CO2 है वहां पे ध्वनि की चाल 260 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि एयर में, हवा में 332 मीटर पर सेकंड, पानी में 1493 मीटर पर सेकंड, आयरन में 5130 यानी कि 5130 मीटर पर सेकंड, जबकि एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड होती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे ध्वनि की चाल पे भौतिक राशियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो इंक्रीज करता है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करता है, जबकि प्रेशर के साथ इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद बात की जाए तो ह्यूमिडिटी की। सबसे पहले ह्यूमिडिटी की बात करते हैं कि जो हवा में जल वाष्प उपस्थित होते हैं उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो मॉइस्ट एयर होती है, मॉइस्ट एयर, तो इसकी डेंसिटी कम होती है, जबकि ड्राई एयर की डेंसिटी हाई होती है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड मॉइस्ट एयर में ज्यादा होगा। यानी कि जब आर्द्रता इंक्रीज करेगी, जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज करेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि के गुणों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले इंटेंसिटी आता है। तो इंटेंसिटी साउंड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे एक पॉइंट से यूनिट एरिया में 1 सेकंड में जितनी एनर्जी पास करती है उसी को इंटेंसिटी कहते हैं। इसकी यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर या बेल होती है, या फिर इसे डेसिबल भी कह सकते हैं, एक यूनिट डेसिबल होती है। उसके बाद हम बात करेंगे पिच की। तो पिच एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम ध्वनि को मोटी या पतली उसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जो महिलाओं की आवाज होती है उनकी पिच हाई होती है, क्योंकि पिच जो मेनली डिपेंड करती है वो फ्रीक्वेंसी पे करती है।
तो महिलाओं की जो पिच होती है वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है। और उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी की। तो दोस्तों ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें सेम इंटेंसिटी और सेम पिच का साउंड होता है, जो उसमें हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग। दोस्तों जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग जो मनुष्य के लिए सबसे सुटेबल साउंड है वो 45 डेसिबल का होता है, जबकि इसके अकॉर्डिंग WHO के अकॉर्डिंग जो 75 डेसिबल का साउंड होता है वो मनुष्य के लिए हार्मफुल होता है, जबकि इसके अकॉर्डिंग जो 85 डेसिबल का साउंड होता है, इससे इंसान बहरा हो सकता है, जबकि लास्ट पॉइंट 130 डेसिबल से ऊपर के साउंड से इंसान पागल हो सकता है। अब बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट के बारे में। तो जो डॉपलर इफेक्ट है इसके बारे में जॉन डॉपलर जो ऑस्ट्रिया के थे, उन्होंने 1842 में बताया था। इनके अकॉर्डिंग श्रोता और सोर्स के बीच अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है। फ्रीक्वेंसी के साथ जो वेव लेंथ होगी, तरंग दैर्ध्य, ये भी चेंज होगा। अगर हम इसको एक एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जैसे जैसे ये इससे दूर जाएगी तो यहाँ पे वेव लेंथ, जो अगर हम लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं, अगर वेव लेंथ इंक्रीज करती है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। और यहाँ पे एक दूसरा आदमी है और ये ट्रेन इसके पास जाएगी तो यहाँ पे वेव लेंथ डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब श्रोता और सोर्स के बीच की दूरी बढ़ेगी, जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, जबकि जब डिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे मैक नंबर के बारे में। तो मैक नंबर होता है जो वो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। तो जब अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर होती है तो उस केस में मैक नंबर 1 होता है, जिसे हम ट्रांससोनिक कह सकते हैं। अगर मैक नंबर लेस देन 1 होता है तो उसे सबसोनिक, और अगर मैक नंबर 1 से ज्यादा होता है उसे हम सुपरसोनिक, जबकि मैक नंबर अगर 5 से ऊपर होता है तो उसे हम हाइपरसोनिक कहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।